आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर हैं। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। दशक था 1980 का। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच गहमा गहमी तेज हो चुकी थी। अफगानिस्तान में मुजाहिदीन के खिलाफ सोवियत यूनियन की सेना सालों से लड़ रही थी, और इस वजह से सोवियत यूनियन की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ रही थी। उसी दौरान इसको सुधारने की जिम्मेदारी ली वहां के सुप्रीम सोवियत के चेयरमैन ने। तय किया गया कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पर जोर दिया जाएगा ताकि इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके, मगर उनके साथी इस फैसले से खुश नहीं थे। उनमें से एक नाम था येगोर लेगाचेव का। पार्टी की सेंट्रल कमेटी सेक्रेटेरिएट के वो हेड थे। वो किसी भी सूरत में चेयरमैन के लाए गए रिफॉर्म को पास नहीं होने देना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ये बदलाव कम्युनिज्म के खिलाफ है। कुछ रोज तक ये खींचतान चलती रही, लेकिन अचानक एक दिन सुप्रीम सोवियत के चेयरमैन ने ऐलान कर दिया कि वो कांग्रेस ऑफ पीपुल्स डेप्यूटीज के नाम से एक नई पार्लियामेंट्री बॉडी का गठन करेंगे, जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी। और इस ऐलान के कुछ ही महीने बाद पार्लियामेंट्री बॉडी बनकर तैयार थी। पहली दफा सोवियत यूनियन में चुनाव हुए और जनता की चुनी हुई सरकार सत्ता में आई, और सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट बने वही सुप्रीम सोवियत के चेयरमैन जिनका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव। नमस्कार, मैं हूं अमन गुप्ता और आज तक रेडियो पर आप नामी गिरामी सुन रहे हैं। इसमें आज हम बात कर रहे हैं एक वक्त दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति सोवियत यूनियन के आखिरी प्रेसिडेंट रहे मिखाइल गोर्बाचेव की। Уважаемый господин председатель, дамы и господа, я рад этой возможности выступить сегодня перед вами, видными представителями еврейской общины в Соединенных Штатах Америки. सोवियत यूनियन का वो नेता जो वेस्टर्न कंट्रीज के लिए मसीहा था पर अपनों के लिए ही पराया, जिसकी कोशिशों ने कोल्ड वॉर को रोकने में एक अहम भूमिका निभाई थी और उसे नोबेल पीस अवार्ड का हकदार बनाया था, जिसने गंभीर हालत से जूझ रहे सोवियत यूनियन को संभालने की कोशिश की, मगर वही कोशिश उसके पतन का कारण बन गई। कोल्ड वॉर को शुरू हुए करीब 30 साल गुजर चुके थे। सोवियत यूनियन मिसाइल सिस्टम को तेजी से डेवलप कर रहा था। अपने कुछ मिसाइल उसने यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात कर रखे थे, जिसकी जद में वेस्टर्न कंट्रीज आती थी, और इनका अगुआ था अमेरिका। इस बात का पता जब अमेरिका को चला तो उसने सोवियत यूनियन को न्यूक्लियर वेपन का डर दिखाना शुरू कर दिया। वही न्यूक्लियर वेपन जो उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जापान पर इस्तेमाल किए थे। मगर इस धमकी के बावजूद सोवियत यूनियन अपनी मिसाइल्स हटाने के लिए राजी नहीं था। इसी तनातनी में 6 साल गुजर गए। सोवियत यूनियन में इस दौरान 3 लीडर बदल चुके थे और अब सत्ता थी मिखाइल गोर्बाचेव के हाथ में, और वो युद्ध के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। कोल्ड वॉर की वजह से स्टेट की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत नाजुक थी। नतीजन मिखाइल गोर्बाचेव ने कोल्ड वॉर को खत्म करने का फैसला किया, मगर यह इतना आसान भी नहीं था। मिखाइल जानते थे कि अगर युद्ध खत्म करना है तो सबसे पहले अमेरिका को अपने भरोसे में लेना होगा। पूरी प्लानिंग के बाद इस ओर काम शुरू किया गया। एक रोज अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के पास में मिखाइल गोर्बाचेव की चिट्ठी आई। चिट्ठी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को लेकर थी। मिखाइल चाहते थे कि अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों अपने अपने 50% इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को खत्म कर दें। साथ ही अमेरिका अपने स्पेस वेपन पर भी रोक लगा दे। मिखाइल की ओर से अचानक आई इस पेशकश ने रीगन को अचरज में डाल दिया। इसके साथ ही उनकी पार्टी के लोग इसे मिखाइल की चाल बताने लगे, मगर ब्रिटेन ने मिखाइल का पक्ष लिया और रीगन को उन पर भरोसा करने को कहा। अब अमेरिका और सोवियत यूनियन अपने अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को 50% तक नष्ट करने की ओर कदम बढ़ा रहे थे, मगर इस पर अभी सहमति बन पाती कि उससे पहले ही मिखाइल ने अमेरिका के सामने न्यूक्लियर वेपन पर बैन लगाने का प्रपोजल भेज दिया। अमेरिका ने इसे सिरे से खारिज कर दिया।
अब बात केवल बैलिस्टिक मिसाइल्स को लेकर होनी थी। वहीं दोनों देशों की इस नई कवायद ने सरकार के एक धड़े को ही उनके खिलाफ लाकर खड़ा कर दिया। मिखाइल और रीगन दोनों के करीबी उनका विरोध कर रहे थे। कोल्ड वॉर के दौरान अपने अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स में 50% की गिरावट को पागलपन करार दिया जा रहा था, मगर इसके बावजूद दोनों नेताओं ने इन सब पर ध्यान देना ठीक नहीं समझा। रोनाल्ड रीगन तो इससे भी आगे बढ़ चुके थे। उन्होंने मिखाइल के प्रस्ताव के जवाब में एक और प्रस्ताव पेश किया और कहा कि क्यों ना हम सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स को खत्म कर दें, लेकिन इस प्रस्ताव पर मिखाइल की सहमति नहीं थी। दोनों नेताओं के बीच कुछ मुलाकातें हुईं और 8 दिसंबर 1987 को अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी हुई। इसमें कहा गया कि दोनों देश जमीन से मार करने वाली सारी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को खत्म कर देंगे। इस समझौते ने मिखाइल गोर्बाचेव को वेस्टर्न कंट्रीज की नज़रों में हीरो बना दिया था, लेकिन अपने ही देश में लोग उन्हें विलन की तरह देखने लगे थे, जिसने पश्चिमी देशों के सामने घुटने टेक दिए थे। इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी घटना थी, जिसे कोल्ड वॉर खत्म करने का एक कारण माना जाता है। लेकिन उसका असर कितना रहा, इस बारे में दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज़ के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजन कुमार बताते हैं। INF ट्रीटी जो गोर्बाचेव और रीगन के बीच में 1987 में होता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रीटी माना जाता था शीत युद्ध के समय में, और तो एक बहुत ही डिसआर्मामेंट के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रयास उसको माना जा रहा था। लेकिन ये बाद में INF ट्रीटी को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 2019 में उन्होंने ख़त्म कर दिया, क्योंकि उनका कहना यह है कि रूस उसके जो प्रोविजंस थे उसको फॉलो नहीं कर रहा था, और रूस का मानना था कि यूनाइटेड स्टेट्स इसको फॉलो नहीं कर रहा, उसको ख़त्म करना चाहता है, क्योंकि वो अपना प्रभाव जो नाटो के कंट्रीज़ हैं वहाँ पे वो बढ़ाना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में INF टर्मिनेट हो गया और अभी वो इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने वो INF ट्रीटी से विड्रॉ कर लिया। कोल्ड वॉर खत्म करने की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहे सोवियत यूनियन के सामने अब कई मुसीबतें आने वाली थी। उसके सदस्य देश गोर्बाचेव के क्रांतिकारी कदमों के सामने खुद को भ्रमित महसूस कर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आने वाले दिनों में गोर्बाचेव देश को कहां ले जाने वाले हैं। ऐसे में 9 सदस्य देशों ने अपने इंटरनल और फाइनेंशियल मैटर को खुद कंट्रोल करने का अधिकार मांगा। मिखाइल इस समझौते के लिए तैयार नहीं थे, मगर उनकी पार्टी के कुछ लोग ही इसे सोवियत यूनियन की बर्बादी बता रहे थे। 20 अगस्त 1991 को समझौता होना था, मगर इससे ठीक एक रोज पहले क्रीमिया में अपने परिवार के साथ छुट्टियां मना रहे मिखाइल के रिजॉर्ट पर उनकी पार्टी के कई मिनिस्टर आ धमके और बोले, मिस्टर प्रेसिडेंट, हम चाहते हैं कि आप सोवियत यूनियन में तुरंत इमरजेंसी की घोषणा करें, या फिर आप अपने डिप्टी प्रेसिडेंट गेन्नाडी यानायेव को सत्ता सौंप दें, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसके अंजाम बुरे हो सकते हैं। ये साफ साफ तख्ता पलट की धमकी थी। शांति प्रयासों में लगे मिखाइल के अपने राजनीतिक जीवन में भूचाल आ गया था। उन्हें अपने परिवार की फिक्र होने लगी। पहले तो उन्होंने अपने मिनिस्टर्स को समझाने की कोशिश की, मगर जब वो नहीं माने तो मिखाइल ने उनके दोनों विकल्पों को मानने से साफ इनकार कर दिया। सोवियत यूनियन का सबसे बड़ा नेता अब हाउस अरेस्ट हो चुका था। ये खबर जब बाहर निकली तो सोवियत यूनियन में जगह जगह प्रदर्शन होने लगे। आनन फानन में उपराष्ट्रपति गेन्नाडी यानायेव ने 8 मेंबर्स की इमरजेंसी कमेटी बनाई और सरकार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन पर रोक लगा दी। साथ ही प्रेस पर भी सेंसरशिप लागू कर दी गई। मॉस्को की सड़क पर अब खुलेआम टैंक्स घूमने लगे। लोगों में दहशत बैठने लगी। गेन्नाडी ने मिखाइल गोर्बाचेव की तबीयत खराब होने का बहाना देकर खुद को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया था। गेन्नाडी को लगा कि वो सरकार पर काबू पा लेंगे, लेकिन रूसी प्रेसिडेंट बोरिस येल्त्सिन को यह मंजूर नहीं था। वो समझ गए थे कि मिखाइल गोर्बाचेव 20 अगस्त को जिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले थे, ये उसे विफल करने की साजिश है। उन्होंने गेन्नाडी और उनके साथियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और लोगों के साथ पार्लियामेंट के सामने प्रदर्शन करने लगे। स्थिति अब बिगड़ रही थी। इसी को देखते हुए गेन्नाडी ने तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। वो अपनी दलीलों से अपने कदमों को जायज़ ठहराने की कोशिश कर रहे थे, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। एक असंतुलित सरकार बनाने की कोशिश में गेन्नाडी पूरी तरह से घिर चुके थे। चीजें उनके हाथ से छूट रही थी। इसी दौरान सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प में 3 लोगों की मौत हो गई। इसके तुरंत बाद ही USSR यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स या कहें सुप्रीम सोवियत ने मिखाइल को उनकी कुर्सी वापस सौंपने का आदेश दिया।
22 अगस्त को मिखाइल अपने परिवार के साथ मॉस्को आए, लेकिन तभी पता चला कि इस हाउस अरेस्ट के प्लान में शामिल कुछ मिनिस्टर्स ने सजा के डर से आत्महत्या कर ली। हालांकि कुछ लोग हैं जो इसे हत्या भी करार देते हैं, मगर इसकी पुष्टि आज तक नहीं हो पाई है। इस पूरी घटना ने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दिया था, जिसका कारण मिखाइल के लाए गए रिफॉर्म्स को बताया जाने लगा। उनकी पार्टी के लोग और सोवियत यूनियन के साथ ही देश मिखाइल के खिलाफ हो चले थे। 15 सदस्य देश खुद को आज़ाद घोषित करना चाहते थे। सोवियत यूनियन को जोड़े रखने की लाख कोशिशें करने के बाद मिखाइल खुद को हारा महसूस कर रहे थे और आखिरकार 25 दिसंबर 1991 वो तारीख थी जब मिखाइल गोर्बाचेव ने राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया। सोवियत यूनियन 15 देशों में बढ़ चुका था और इसके साथ ही करीब 70 साल से कायम एक सुपर पावर का अंत हो गया। सोवियत यूनियन के टूटने के कारणों की पड़ताल प्रोफेसर राजन करते हैं। INF ट्रीटी जो गोर्बाचेव और रीगन के बीच में 1987 में होता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रीटी माना जाता था शीत युद्ध के समय में, और तो एक बहुत ही डिसआर्मामेंट के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रयास उसको माना जा रहा था। लेकिन ये बाद में INF ट्रीटी को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 2019 में उन्होंने ख़त्म कर दिया, क्योंकि उनका कहना यह है कि रूस उसके जो प्रोविजंस थे उसको फॉलो नहीं कर रहा था, और रूस का मानना था कि यूनाइटेड स्टेट्स इसको फॉलो नहीं कर रहा, उसको ख़त्म करना चाहता है, क्योंकि वो अपना प्रभाव जो नेटो के कंट्रीज़ हैं वहाँ पे वो बढ़ाना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में INF टर्मिनेट हो गया और अभी वो इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने वो INF ट्रीटी से विड्रॉ कर लिया। मिखाइल गोर्बाचेव को वेस्टर्न कंट्रीज हमेशा एक उदारवादी नेता की तरह देखेंगी, जिसने कोल्ड वॉर खत्म कर दिया, जिसने जर्मनी के यूनिफिकेशन का सपोर्ट किया, युद्ध के दौरान देशों के बीच शांति बहाल करने के लिए जिसे नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। मगर दूसरी ओर अपने ही देश में उन्हें कमजोर शासक कहा गया, उन्हें पश्चिमी देशों का शुभचिंतक पुकारा गया और सोवियत यूनियन को तोड़ने की साजिश तक का इल्जाम लगा। इतिहास को पढ़ने और समझने वाले हमेशा मिखाइल गोर्बाचेव को एक सफल और असफल दोनों तरह का नेता करार देंगे। सोवियत यूनियन के विघटन के बाद गोर्बाचेव का पतन हो गया, एक तरह से उनका राजनीतिक पतन हुआ और वो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट लीडर नहीं रहे रूस में। उनको उसके बाद कुछ असाइनमेंट्स मिले वेस्ट में, जैसे कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का या उस ढंग का। उनको नोबेल प्राइज़ तो जरूर मिला था, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज ने उनको दिलाया था शीत युद्ध खत्म करने के लिए, और ईस्टर्न यूरोप को जो सोवियत इन्फ्लुएंस में था उसको हटाने के लिए। लेकिन उसके बाद उनका कोई भी पॉलिटिकल रोल इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता है, वो पढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन सोवियत यूनियन के विघटन के बाद उनका एक तरह से, चूँकि बहुत लोग वहाँ पे मानते थे, खासकर जो आर्मी या कंजर्वेटिव लोग हैं, कि सोवियत यूनियन के विघटन में गोर्बाचेव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, और इसलिए उनका कोई भी राजनीतिक महत्व जो रूस का उदय हुआ उसमें नहीं रह जाता है। आज का नामी गिरामी का सफर यहीं खत्म होता है। आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा पता है radio@aajtak.com। कोई और शख्सियत हो जिस पर आप चाहते हैं कि हमें नामी गिरामी करना चाहिए, तो इसी पते पर हमें खबर कर सकते हैं। आज के नामी गिरामी को प्रोड्यूस किया है हमारे साथी सूरज कुमार ने, साउंड मिक्सिंग की है अमृत रेड्डी ने। मेरा नाम अमन गुप्ता है। इजाज़त चाहूँगा, अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।